आठवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। पहले वीडियो में भाग 1 में हमने देखा था निमंत्रण पत्र और बधाई पत्र। अब आगे 3 पत्र भी है तो वह अब हम पढ़ेंगे। आपने देखा कि सबसे पहले है आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और फिर है प्रार्थना पत्र। तो इन तीनों पत्रों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके मन के जो विचार है वह आपके पत्र के जरिए आपके मित्र के सामने रख सकते हैं। तो इसी प्रकार का यह पत्र है आश्वासन पत्र। आपका जो मित्र है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में असफल हुआ हो तो आपको उसे आश्वासन किस तरह से आप देंगे तो वह आप पत्र के जरिए आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आश्वासन पत्र। सभी बच्चों का ध्यान यहाँ लिखा है कि खेल महाकुंभ के अवसर पर असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को पत्र, अपनी सखी को आपको पत्र लिखना है कि खेल महाकुंभ में आपकी सखी थी जागृति, वह बहुत मेहनत करने पर भी असफल हुई तो उसे आश्वासन देना है। आपको क्या देना है? आश्वासन। तो वो आश्वासन आप किस तरह से देंगे इसका पता आपको यहाँ मैं अच्छी तरह से समझाती हूँ कि उसका पता है माथुर छाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद। 17 नवंबर 2011 में लिखा हुआ ये पत्र है कि प्रिय सखी जागृति सप्रेम स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद, तुम्हारी याद। तो बता दे कि आज तुम्हारे पिताजी ने फोन के द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्रफेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। तो इस समाचार से मुझे बहुत ही दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमें तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। जो उसकी जो सखी है अवनी, वो जागृति को बताती है पत्र में लिखकर, उसकी सखी अवनी जागृति को बताती है कि तुम्हारे पिताजी का कॉल आया और फोन के जरिए मुझे पता चला कि तुम चक्रफेंक प्रतियोगिता में असफल हुई। मुझे जानकर तो बहुत ही दुख हुआ और मुझे आशा भी थी कि इस प्रतियोगिता में तुम्हें जिले में अव्वल आओगी, प्रथम क्रम आओगी, पर कोई बात नहीं है। अब वो आश्वासन देती है, पहले ये बताती है और फिर आश्वासन भी देती है। किस तरह से वह आश्वासन देती है यह आपको पता होना चाहिए कि प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान होता है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते हैं। अब निराशा और हताशा की कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो और अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं पर पूरे गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लगाओगी। तुम्हारी सखी होगी। बहुत अच्छी तरह से अपनी सखी को पत्र के जरिए समझाती है कि जो होना था वो हो गया, पर इसके विचार मन में कर करके तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो। जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें दुगुना अभ्यास करना है। जो तुमने पहले मेहनत की थी उससे ज्यादा मेहनत करनी है और निराश या हतोत्साह नहीं होना है। सफलता ही असफलता का सोपान भी है। असफलता के जरिए हमें सफलता भी मिलती है और सफलता के जरिए ही हमें असफलता मिलती है। इसीलिए असफलता से सफलता पाना ही हमारी जीत होती है। मुझे आशा है कि तुम दुगुना मेहनत करोगी जागृति, तुम दुगुना मेहनत करोगी, आगे बढ़ोगी और मुझे आशा है कि इस चक्रफेंक की प्रतियोगिता में अब तुम जिले में ही नहीं पूरे गुजरात में प्रथम क्रम आओगे। इस तरह से वह अपनी जो सखी है उसे आश्वासन देती है और आशा करती है कि वह अपनी मेहनत में मन लगाकर बढ़े और सफलता को अपने मन में विचार भी न लाए। तो इस प्रकार जब आप
कोई भी प्रतियोगिता हो, आपका मित्र आपके साथ बहुत ही गाढ़ संबंध रखता हो, आप भी अपने मित्र के लिए बहुत ही मनोकामना करते हैं, बहुत ही इच्छा रखते हैं, पर कभी भी आपका मित्र असफल हो जाए, जो आपकी इच्छा हो वो पूरी न हो, आपका मित्र पीछे हट जाए, तो इस पीछे हट जाने से वह टूट जाता है, तो आप एक अच्छे मित्र के नाते आपको उसे आश्वासन देना है, उसे समझाना है, क्योंकि एक मित्र ही ऐसा होता है जो दूसरे मित्रों को सहायक बनता है, उसे आगे बढ़ने की मजबूत कड़ी होती है। इसीलिए आप अपने मित्र को किस तरह से आश्वासन दे, इसकी समझ इस पत्र में अच्छी तरह से हमें दी है। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इस तरह से अपने मित्र को भी कोई भी कार्य में असफलता हुई हो तो पत्र के जरिए आप अपने मित्र को असफलता पर सफलता पाना और दुगुनी मेहनत करना, इस प्रकार का आश्वासन आप दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे को इस आश्वासन पत्र को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे का हमारा पत्र है अनुमति पत्र। आप किसी हॉस्टल में पढ़ते हो, किसी छात्रालय में पढ़ते हो, यहाँ आपके सिवा आपके घर के किसी सभ्य नहीं है, आप और आपके मित्र ही, आपके सारे मित्र प्रवास में जाते हैं, तो आपको भी जाने की इच्छा है, तो आप क्या करेंगे? हैं? नाम लिखा देंगे अपने अध्यापक को, क्या किसी की अनुमति लेंगे? ठीक है, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, तो आपको अपने पिताजी की सबसे पहले फोन करके क्या करनी होगी? अनुमति लेनी होगी। अगर आपके माता पिता आपको प्रवास में जाने की मंजूरी दे, तभी आप अपने अध्यापक के सामने अपना नाम लिखा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना पता लिखना होगा। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 दिसंबर 2011। आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, तो आपके जब बड़े हो, आपसे जो लोग बड़े हैं उसे क्या कहा जाता है? पूज्य, आदरणीय, ऐसा शब्द बोला जाता है। मैंने यहाँ लिखा है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। अपने से बड़े हो उसे हमें प्रणाम करना चाहिए, अपने से छोटा हो उसे याद या क्या करना चाहिए? स्मरण या लिखना चाहिए तुम्हारी याद, बहुत सारा प्यार, ये लिखा जाता है। पर यहाँ तो कौन है? हमसे बड़ा है, भगवान के समान हमारे पिताजी है, तो उसके लिए हमें क्या शब्द वापरना चाहिए? आदरणीय भी वो लिखा जाता है और पूज्य भी लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। सबसे पहले हमें अपने से बड़े को उसे प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रणाम। फिर आपको अपनी मन की बात पत्र में आपको पिताजी को लिखनी है, तो किस तरह से आप लिखेंगे यह मैं आपको समझाती हूँ। तो आप अच्छी तरह से समझे बच्चे, सभी बच्चे का ध्यान इस वीडियो में अच्छी तरह से सभी बच्चों को यह सब बात सीखनी है। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें। पत्र की शुरुआत कैसे की जाती है कि पिताजी अपने बच्चे को पत्र लिखता है कि तू कैसा है, यहाँ सब घर के सभी सभ्य बहुत अच्छे हैं, हमें तुम्हें बहुत याद आती है, तुम भी बहुत अच्छे हो। आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। मुझे लिखकर यह बहुत खुशी होती है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा में जाने वाले हैं। हमारी कक्षा यानी कि हम जो कक्षा में पढ़ते हैं, 7वीं हो, 8वीं हो, 5वीं हो, तो इस कक्षा के सभी बच्चे अजंता इलोरा की गुफा देखने के लिए प्रवास जाते हैं। मुझे भी बहुत इच्छा है, मैं भी प्रवास जाना चाहता हूँ। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था भी हो गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। 800 रुपये की खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत, डेविड भी सब प्रवास में जाने वाले हैं और प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर के लिए भेजने की कृपा करें।
पूज्य पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम और सोनल को प्यार। बहुत अच्छा यह पत्र है। रमेश है वह अपने पिताजी को यह पत्र लिखता है। रमेश के पत्र लिखता है कि पिताजी मेरी कक्षा के सारे बच्चे प्रवास में जाते हैं, मुझे भी प्रवास जाना है। आपको जाना है? बहुत अच्छा, जाना है ना, तो चलिए हम जाते हैं प्रवास। तो रमेश बताते हैं अपने पिताजी को कि सारे बच्चे प्रवास में जाना चाहते हैं और मैं भी प्रवास में जाना चाहता हूँ। तो मेरे सारे जनता इलोरा की गुफा देखनी है, बहुत सारे दर्शनीय स्थल है वहाँ, और स्कूल का जो प्रवास है वह 3 दिन का है। कितने दिन का है? 3 का। सारे भोजन की व्यवस्था भी अच्छी तरह स्कूल में से ही की गई है। 800 रुपीज उसकी फी है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो हैं, मैंने आपको नाम दिया, श्रेया, वीणा, डेविड, रमेश, हरेश, ये सारे मेरे जो मित्र हैं वो भी प्रवास में जाते। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, तो पिताजी मुझे आज्ञा दे, अनुमति दे, तो मैं भी प्रवास में जा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं भी प्रवास में जा सकता हूँ, तो आप पिताजी मुझे अनुमति दे तो मैं अच्छी तरह से प्रवास में जा सकता हूँ। और इस प्रवास की जो फी है 800 रुपये, वह आप मनी ऑर्डर के जरिए मुझे भेज दीजिए। ऐसा वह अपने पत्र में अपने पिता की अनुमति लेते हुए ये सारी बात अपने पिता को पत्र में बताता है। आपको समझ में आया कि सारी बात जो रमेश है वह पत्र में लिखकर अपने पिताजी को बताता है। फिर क्या लिखता है कि पिताजी मेरे माता को मेरा प्रणाम करना और मेरी छोटी बहन सोनल को मुझे बहुत सारा प्यार। तो इस प्रकार पत्र में वह अच्छी तरह से अपने पिता की अनुमति लगता है और लिखना है कि अपना आज्ञाकारी पुत्र रमेश। बहुत अच्छा लास्ट में कि अपना आज्ञाकारी पुत्र रमेश। जो बच्चे ऐसे होने चाहिए, कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों की अनुमति लेना बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय अपने आप मत लीजिए, अपने माता पिता को बताइए। आपके माता पिता बहुत ही अच्छे हैं, वह अपने बच्चों की जो जिद है, यानी कि जो उसकी इच्छा है, वो हमेशा पूरी करने के लिए तत्पर होते हैं। वो उनके लिए जीवन भर मन लगाकर उनके पीछे खर्च करते हैं, पर इस खर्च का उपयोग का आपको दुरुपयोग नहीं करना है। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे पिताजी किस तरह से कमाते हैं और घर चलाते हैं और मेरी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। तो सभी बच्चों को यह याद रखना चाहिए कि हमेशा बड़ों को सम्मान देना चाहिए। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पिताजी का जरूर अनुमति लीजिए। इस अनुमति पत्र के जरिए मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप सभी बच्चे बहुत ही होशियार है, बहुत समझदार है, इसीलिए मेरी बात को समझ में ले लीजिए और आगे से बड़ों की अनुमति लेकर ही कोई भी कार्य कीजिए, कार्य जरूर सफल होगा। इस तरह आगे आएगा प्रार्थना पत्र। सभी बच्चों को यह बहुत सीखना है। हम स्कूल में जब पढ़ते हैं तो बार बार छुट्टियां ले लेते हैं, अध्यापक की मंजूरी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि आप उसे जो है बताना सही नहीं समझते हैं। पर ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी बात की छुट्टी चाहिए, किसी बात की छुट्टी चाहिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके अध्यापक जो है उसे निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे आशा है कि सभी अध्यापक है वह आपको अच्छी तरह से अनुमति दे देंगे। तो यहाँ जो पत्र है, छुट्टियों के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखता है, तो प्रधान अध्यापक को पत्र लिखता है मनोज पटेल कि उसकी है पता है देसाई कलिया भावनगर 23 फरवरी 2011 में सेवा। किस तरह से लिखा जाता है यह आपको देखना है कि श्री आचार्य महोदय, आपके स्कूल के जो बड़े हैं आचार्य महोदय डीए सार्वजनिक विद्यालय, यहाँ आपको आपकी विद्यालय का नाम लिखना है भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, मैंने आपको बोला था ना कि पूज्य आदरणीय, अपने जो बड़े हो उसके लिए आपको इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ जो है प्रार्थना पत्र, एक बच्चा जब अपने स्कूल में से छुट्टियां लेना चाहता हो, कोई भी प्रसंग हो, शुभ मंगल काम हो अथवा बीमारी हो, तो आपको बीमार हो तो इसके जरिए आप स्कूल में फोन भी कर सकते हैं
और पत्र के जरिए पर आप स्कूल में भेज सकते हैं। तो मुझे आशा है कि स्कूल के सारे अध्यापक है बहुत ही अच्छे होते हैं, वो अपनी मुश्किलें जो है बच्चों की वो समझते हैं और आपको छुट्टी देते हैं। तो इस प्रकार का पत्र आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इस पत्र को किस तरह से लिखा जाए। तो आगे, आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, तो इससे तो आप अनजान नहीं हो। फलत में तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। जो बहुत अच्छा सा पत्र लिखा है। आपने बच्चे यह देखा कि इस पत्र में इस बच्चे ने क्या लिखा, अपना रोल नंबर और उसकी कक्षा लास्ट में लिखी कि उसका क्लास में अपना रोल नंबर 25 है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। इसीलिए शिक्षक या आचार्य को तुरंत पता चल जाए कि यह बच्चा जो है वो 8वीं कक्षा के, उसका क्रमांक 25 है और उसका नाम मनोज है। तो इस प्रकार की जब आप पत्र में आप सब लिखेंगे तो शिक्षक या प्राध्यापक या आचार्य को तुरंत ही मालूम हो जाएगा। वो बहुत अच्छी तरह से लिखता है आप कि मेरी बहन जो है, बड़ी बहन, उनकी शादी है और मैं उसका एक लौता भाई हूँ और मुझे हमारे घर में शादी की बहुत धूम रहती है। आज हमारे घर में प्रसंग हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, हम नए नए कपड़े खरीदते हैं, घर सजाते हैं, रंगरोगान करते हैं और अच्छी अच्छी तरह से वानगी भी बनाते हैं। तो क्या कहता है कि मेरी बहन की शादी है और हमारे घर में बहुत सारी धूम है, खरीदी भी करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं 5 दिन का पाठशाला नहीं आ सकता। क्या कहता है, मैं आ सकता नहीं हूँ, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुझे 5 दिन की छुट्टियाँ दे। और मेरे पिताजी ने जो कहा है वो भी मैं इस पत्र के साथ आपको भेजता हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिए। और फिर पीछे क्या लिखता है कि आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 और उसका जो कक्षा है वो 8वीं कक्षा का है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चे को यह तीनों पत्रों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आपको समझना है कि डायरी, तो डायरी लेखन क्या है, ये आपको पता है कि डायरी लेखन क्या है। तो डायरी लेखन में जो है वे मैं आपको समझाती हूँ। आपका पाठ ही ऐसा है कि पत्र एवं डायरी। तो हमने पत्र के बारे में तो अच्छी तरह से समझ लिया, तो अब आपको पढ़ना है डायरी के बारे में। तो डायरी शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में दैनादिनी या दैनिक के शब्दों का उपयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा लिखा जा सकता है। कई छात्र ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति भी ऐसे होते हैं कि अपनी डायरी होती है, दैनिकी होती है। डायरी शब्द तो अंग्रेजी है पर हिंदी में उसे दैनिकी बोलते हैं। वो अपने जीवन का जो अनुभव है वह दिन पर दिन का वह लिखता है। तो पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों को जानकारी प्राप्त होती है। डायरी व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन की उचित प्रतिक्रियाओं को भी अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक लिखी जाती होती है। प्रतिदिन यानी कि हर रोज, साप्ताहिक यानी कि 7 दिनों, पाक्षिक 15 दिनों और मासिक महीना। तो इस प्रकार डायरी लेखन की क्या विशेषता है मैं आपको बता दी हूँ कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता होती है। क्या होती है? क्रमबद्धता होती है। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त और वास्तविक होता है। डायरी लेखन में स्थान, स्थिति, घटना का तथ्य का जो रूप होता है वह स्पष्ट होता है और आवश्यक भी होता है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यकता, विस्तार से बचना चाहिए। जब हम डायरी लेखन करते हैं
तो हमें झूठ नहीं लिखना है। जो कल्पनात्मक है, जो हमने जीवन में जो अनुभव किया है, उसका अच्छा और सच्चा विवरण हमें लिखना है। डायरी से हमें क्या लाभ मिलता है कि इसमें जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आपके जीवन में कोई सुखद अनुभव मिल गया हो और वो आप भूल नहीं सकते हो, तो ऐसे अनुभव को आप डायरी के रूप में लिख सकते हो। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्तित्व दिन भर अच्छे बुरे काम करता है, उसका उल्लेख भी रहता है। इसमें सने सने बुराइयों से बचा जाता है। शनि शनि यानी कि धीरे धीरे, शनि शनि का मतलब होता है धीरे धीरे। हम दिन प्रतिदिन यह डायरी लिखते तो हमने जो काम गलत किया है, आगे से यह काम हमारे जीवन में हमें सुधार सकते हैं। इसका यह लाभ डायरी के जरिए हमें मिलता है। डायरी ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभव या घटनाओं की जो जानकारी है वह संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जाती है। अपने डायरी लेखन के उदाहरण में आपके सामने पेश करती हूँ। आपकी परीक्षा में डायरी लेखन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक सिखाती हूँ कि अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखें। आप विद्यालय गए हो, उसका पहला ही दिन है आपके लिए, तो आपने पहला दिन किस तरह से पाठशाला में बिताया, उसका अनुभव आपकी डायरी में लिखना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे कि आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था, मन में विभिन्न प्रकार के विचार उथल पुथल चल रही थी तथा उनके अनजानी आशंकाएं अनायास की मुझे डरा रही थी। 9 बजे से पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली और थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापकों और आचार्यों से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ रहा हूँ। उसका जो पहला दिन था स्कूल में बहुत अच्छा रहा। जब मैं पहले गया तो इस विद्यालय में क्या होगा, किस तरह की विद्यालय होगी, यहाँ के शिक्षक अध्यापक कैसे होंगे, ऐसे प्रश्न को मन में उथल पुथल उसके मन में मची हुई थी। तो मंदिर गए उसके पिताजी के साथ, भगवान के मंदिर के दर्शन किए, फिर स्कूल में प्रवेश किया, फीस भरी। तो अध्यापक ने कुछ सारे प्रश्न पूछे, प्रश्न के भी मैंने सारे उत्तर बहुत अच्छी तरह से दे दिया। अध्यापक खुश हो गए, मुझे फॉर्म दिया और मैंने प्रवेश दिया स्कूल में। प्रवेश स्कूल में देने से बाद मुझे कक्षा में बिठा गया। बहुत सारे अच्छे बच्चे थे और मेरे दोस्त भी बन गए और मुझे जो स्कूल का जो पहला दिन है वो बहुत अच्छा रहा। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। तो इस प्रकार डायरी लेखन में आप लिख सकते हैं। आपको यह भी प्रश्न पूछा जाए कि आपके जीवन में सुखद अनुभव आप लिखिए, तो आपके जीवन में जो सुखद अनुभव हुआ हो उसे भी आप डायरी के रूप में लिख सकते हो। मुझे पता है कि आप अच्छी तरह से डायरी के रूप में यह अनुभव भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप यहाँ पाठ 1 में हमने पत्र लेखन और डायरी लेखन दोनों का अच्छी तरह से पठन किया। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखती हूँ, उसके उत्तर आपको समझना है कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुँचते हैं, कौन ले जाते हैं, हम तक कौन पहुँचाता है, यह पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। ये सारा प्रश्न आपके मगज में इकट्ठे होते हैं, है ना, दिमाग में। तो आप किस तरह से बोला जाते हैं कि हम जो पता लिखते हैं पत्र पेटी में डालते हैं। कहाँ डालते हैं पत्र? पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है। कौन ले जाता है? डाकिया। डाकघर में वही पत्रों को पत्ते के अनुसार रेल द्वारा वहां के डाकघरों में भेजा जाता है। वहां से स्थानीय पते के अनुसार डाकिया पत्र पहुंचाता है। तो इस प्रकार आपको पता चला कि एक दूसरे के तक किस तरह से पहुंचता है। दूसरा, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। आजकल जो पत्र है वो एक दूसरे के माध्यम से किस तरह से पहुंचते हैं, तो डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से। डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से पत्र पहुंचते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहां का पिन कोड नंबर क्या है,
मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ रतन पर में रहती हूँ तो मेरा पिन कोड 363020 है। तो आप जिस क्षेत्र में रहती उनका पिन कोड नंबर आपको लिखना है। आपके घर डाक देने कौन आता है, ये बच्चे सारे बच्चे को ये प्रश्न का उत्तर आएगा कि हमारे घर डाक देने डाकिया आता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न है वो अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। सभी बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अब क्या करना है, पाठ्य पुस्तक में ये तीनों पत्र हैं, केवल आपको पाठ्य पुस्तक में से इन तीनों पत्रों को एक बार लिखना है। सबसे पहले आश्वासन पत्र लिखना है, फिर अनुमति पत्र और फिर प्रार्थना पत्र अपनी नोट में लिखना है। सभी बच्चों को ये तीनों पत्रों के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे हमें पढ़ा निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुमति पत्र। इस प्रकार पांचों पत्रों में आपको अच्छी तरह से समझ लिया है। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, अच्छे से समझना है और अपने मित्रों को इस प्रकार ऐसे पत्र आपको लिखना है। अपने जो है आपकी जो विचार है वो अपने मित्रों के साथ आप शेयर कर सकते